नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 के लिए जीके और जीएस की क्लासेस देख रहे हैं। और इस जीके और जीएस की क्लासेस में रोजाना आपको मैं 12:30 बजे कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, उनको यहां पे एनालाइज कराता हूं और उनके यहां पे सॉल्यूशन भी बताता हूं। आपको पता है कि आज आपकी कौन सी क्लास होने वाली है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि आज आपकी 38वीं क्लास है। अगर 38वीं आज है तो इससे पहले आपकी 37 क्लास हो चुकी होंगी। तो आपने अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासेस को हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर यूपीएसआई जीएस में जाकर देख सकते हैं। वहां पे आपको सारी क्लासेस एक जगह पर दिख जाएंगी। अगर आपने वो क्लासेस कर ली तो मुझे लगता है कि आपका जीके और जीएस जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रहता भी है और वो आपका अच्छा भी हो जाएगा अगर ये क्लासेस आपने देख लेते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं कि हम लोगों के द्वारा केवल एक ही क्लासेस नहीं दी जाती, हम लोगों के द्वारा आपको और क्लासेस भी दी जाती हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि सुबह आपको रीजनिंग की क्लास दी जाती है 7 बजे। इसके बाद 12:30 बजे आप मेरे साथ में जीके और जीएस पढ़ते हैं। फिर आप शाम को जुड़ सकते हैं हमारे साथ में 8 बजे मैथ्स की क्लासेस के द्वारा क्लासेस में, जिसमें यादविन सर आपको पढ़ाएंगे। और रात को 9 बजे आप हिंदी की क्लासेस में जुड़ सकते हैं। और जो भी साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, गुड आफ्टरनून गीता, सॉरी गौरी, त्रिषा शर्मा भी नमस्ते। इसी के साथ में जो लोग जुड़ते जा रहे हैं एक बार शेयर कर दें अपने साथियों को जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं। और शेयर करने के बाद में फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। बाकी मैं बता दूं कि अगर आपको थ्योरी भी समझनी है, अगर आपको कंसेप्ट भी जानना है, अगर आपको कंटेंट भी जानना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा एक बैच ले सकते हैं। और ये बैच है हमारा चाणक्य बैच। और ये चाणक्य बैच जो है वो आपका यूपीएसआई 2025 के लिए टारगेट करता है। और यूपीएसआई 2025 के लिए अगर कहीं पढ़ना है तो आप यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन बाई एससी ऐप पर पढ़ सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बाई एससी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद वहां पे आप रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करेंगे, आपको यहां पे चाणक्य बैच दिख जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, बहुत महत्वपूर्ण बैच है आपको अगर यूपीएसआई क्वालिफाई करना है तो। अगर आपको वर्दी पहननी है तो, अगर आपको वर्दी में भी 2 स्टार चाहिए तो चाणक्य बैच से जुड़ना ना भूलें। अगर आप यहां पे कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो कांस्टेबल की तैयारी के लिए उत्तर योद्धा बैच भी हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। और इस उत्तर योद्धा बैच में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं हमारे द्वारा। ठीक है, नए बैच में जुड़ना चाहते हैं तो चाणक्य 2.0 में जुड़ सकते हैं। फीस मात्र 599 है। और अधिक जानकारी चाहिए आपको, और चीज़ों की जानकारी चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8266981579 पर। 8266981579 पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। कोई भी बैच की जानकारी चाहिए आपको वहां पर ही सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब स्टार्ट करने वाले हैं आपकी अगली क्लास, यानी जो क्लास जो हमारी होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चन लगभग कराता हूं। 20 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो आपको यहां पे खुद पता चल जाएगा कि आप में कितना डेवलपमेंट, आप में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपको कितनी नॉलेज बढ़ रही है। और इसी के साथ में आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग यहां पे 20 क्वेश्चंस करते हैं तो आपको लास्ट में फीडबैक भी देना होता है कि हाँ सर क्लास कैसी रही, दूसरा आपके कितने क्वेश्चन सही गए। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ सबके आंसर भी आने चाहिए, सबके कमेंट भी आने चाहिए, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप लोग वहाँ पे कितना अच्छा पढ़ पा रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, चलिए। और इससे पहले कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, नोट करने होते हैं, जो कि आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में मिल जाएंगे। और शॉर्ट नोट्स आपके लिए एग्जाम के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। गीता भी आ चुके हैं, अभी मिश्रा भी आ चुके हैं, प्रणाम सभी को। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि आप लोग वोट देने जाते हैं और वोट देने पर आपको उम्मीदवार पसंद नहीं आता। और जब आप उम्मीदवार पर भरोसा नहीं रखते हैं तो आप क्या करेंगे, तो उस जगह पर एक जो हमारा यहां पे जो दिख रहा है इस बटन को दबाने की कोशिश करते हैं। और ये बटन क्या कहलाता है, नोटा कहलाता है, नन ऑफ दी एबव, अगर आपको उम्मीदवार पसंद ना हो। लेकिन इसकी शुरुआत भी की गई होगी कहीं ना कहीं से। वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस चुनाव में नोटा की अनुमति दी गई थी, नोटा के विकल्प को यहां पे चुना गया था। आपके पास में 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन से चुनाव से उम्मीदवार पर जो भरोसा है, या फिर हम कह सकते हैं राइट टू रिजेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अधिकार, ये कब से दिया और यहां पे किस में दिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आंसर दीजिए भाई, बातें तो हो गई होंगी, बात हो गई तो स्टार्ट करें, क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आपको आंसर देने हैं। आंसर दिया है गौरी ने ए,
और त्रिशा शर्मा का आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो आपको पता है, यहां पे मैं बता दूं कि जो आप नोटा का विकल्प चुनते हैं वो आपको लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है, वो आपको विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है। और इस नोटा की जो शुरुआत हुई थी, इस बात को नोट कर लेना कि नोटा की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत कब होती है, 2013 में। कब होती है, 2013 में शुरुआत होती है। अब आप खुद सोचो, अब आपके दिमाग में होगा क्या 2013 में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे? नहीं, उस टाइम पे क्या थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो विधानसभा में चुना गया था। लेकिन विधानसभा यहां पे ऑप्शन में नहीं है, इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा चुनाव हो जाएगा। ये बात याद रखना, नोटा की शुरुआत विधानसभा चुनाव से हुई थी, लेकिन इसको फिर 2014 के चुनाव में लोकसभा चुनाव में भी इसको लाया गया था। और याद, एक बार बात याद रखना कि राज्यसभा चुनाव हो या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो, इनमें नोटा की जरूरत नहीं होती, इनमें नोटा का विकल्प नहीं होता है। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ, सभी का आंसर आ चुका है, राज्यसभा नहीं है गौरी, ये राज्यसभा आंसर नहीं है, गलत हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बाकी का मैं बता दूं कि 2013 के विधानसभा चुनाव में पहली बार नोटा आया था। और आपको यह भी याद रखना है कि दिल्ली, राजस्थान और मिजोरम के विधानसभा चुनाव में नोटा का उपयोग हुआ था। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? ये भी आपका चुनाव से संबंधित है। अगर चुनाव से संबंधित है फिर ये क्या कहता है, वो तो बात करता था नोटा की। अब यहां पे बात क्या करनी है, यहां पे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य सरकार के द्वारा पहली बार 23 अप्रैल को किया गया था। लेकिन 23 अप्रैल तो हर साल में आती है, तो कब किया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होते हैं, लोकसभा विधानसभा का भी चुनाव होता है। तो लोकसभा विधानसभा के चुनाव तो आप देखते हैं कि कौन कर लेता है, उसको तो यार निर्वाचन आयोग करता है, जो भारत का निर्वाचन आयोग है। लेकिन अगर आपको पंचायत चुनाव कराने हैं, अगर आपको नगर निकाय के चुनाव कराने हैं, उस कंडीशन पे आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ेगा। यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन ही इनका चुनाव कराता है। तो ये यूपी में आयोग बनाया गया और स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। कब बनाया गया ये क्वेश्चन है, बताइए कब बनाया गया। गौरी का आंसर आ चुका है 2000, त्रिशा का आंसर है ए, अभी मिश्रा का बता रहे हैं बी, और भाई और कोई हो तो सी और बता दो, फिर लास्ट बचेगा डी। तो चारों ऑप्शन हो जाएंगे आपके पास में। डी तो आ ही चुका है गौरी का, त्रिशा का आया है 23 अप्रैल 1994। राधे राधे हर्ष वर्मा, बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो भाई। यहां पे याद रखना कि जब आप यहां पे याद करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की, तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है 23 अप्रैल 1994 को बनाया जाता है, इसका गठन किया जाता है। और कब किया जाता है, किसके बाद किया जाता है, तो आप जानेंगे कि एक संशोधन हुआ था संविधान में, 73वां और 74वां, ये संशोधन हुए थे। और इन दोनों संशोधन में क्या बताया गया था, इन दोनों संशोधन में आपका संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किसे दिया गया था, पंचायत को, त्रिस्तरीय व्यवस्था को यहां पे क्या किया गया था, आपको यहां पे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो याद ये रखना है, ठीक है। तो पंचायत नगर निकाय के लिए राज्य चुनाव आयोग की जरूरत होती है और स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया 1994 में उत्तर प्रदेश में। इस बात को नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं हो रही अब तो आफ्टरनून है। चलो आगे, राज फीलिंग भी जुड़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कहता है 3? आप जानते हैं कि सरकार ने जनता को, मतलब जो सरकार चुनी गई या फिर संविधान बनाया गया, उस टाइम पे आप जानते हैं संविधान सभा बनाई गई थी। और संविधान सभा बनाने के बाद में संविधान का निर्माण हुआ था। अब उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बारे में किसी ना किसी ने उसको एक कहा है इंपॉर्टेंट पार्ट है। वही चीज आपका क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इनमें से किसने संविधान सभा में कहा था कि एक सरकार जो बहुमत पर टिकी है वह अपनी नीति को आकार देते समय निदेशक तत्वों को शायद ही अनदेखा कर सकती है। यानी डीपीएसपी को अनदेखा नहीं किया जा सकता नीति बनाते समय, यह बात किसी ने बोली थी। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है क्या आंसर रहने वाला है। सी आंसर दिया है और चित्रांशी का आंसर आ चुका है, संदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं सी के साथ में। सी का है, कभी का ए का ए बता रहे हैं,
BN राव बताया, राज फीलिंग ने। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि देखो आपको आंसर तो देना ही है, आप आंसर दीजिए। बाकी का मैं बता दूं कि आप जानते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसे हम DPSP कहते हैं, ये आर्टिकल नंबर कब से स्टार्ट होते हैं? तो आर्टिकल नंबर 36 से स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल नंबर 51 तक रहते हैं। तो DPSP कहां से कहां तक है? तो 36 से लेकर 51 तक है। इनका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक और आर्थिक न्याय। इनका उद्देश्य क्या होता है? समाजवाद को दिशा देना, समानता की तरफ दिशा देना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो यहां पर आपको पता है कि भारतीय संविधान के शिल्पकार हुआ करते थे, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे 1990 में, जिन्हें भारत रत्न दिया गया और अंबेडकर जयंती बनाई जाती है, या फिर कह सकते हैं इक्वलिटी डे मनाया जाता है। और वो व्यक्ति कौन है? वो हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर के द्वारा ही कहा गया था, सरकार जो जनता के वोट पर टिकी है, किस पर टिकी है? जनता के वोट पर टिकी है, और अगर वो नीति बना रही है तो आपको DPSP पर ध्यान देना होगा, आपको राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर ध्यान देना होगा, इसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। ये बात बोली थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सर क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? 12:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन का लेवल यही है जो आता है आपका UPSI में। सी आंसर सही है, जिसका सही है वो बहुत बढ़िया है। यह एक ऐसा अधिकार है जिसे न्यायालय द्वारा वंदित नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, इसे आप चुनौती नहीं दे सकते। जैसे आप मूल अधिकार में जाके चुनौती दे सकते हो, मूल अधिकार के हनन पे, लेकिन DPSP के लिए आप यहाँ पे चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसी बात को याद रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये सभी जानते होंगे कौन थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1990 में। कब दिया गया था? 1990 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। और एक डे भी मनाया जाता है जिसे कहते हैं इक्वलिटी डे। क्या मनाया जाता है? इक्वलिटी डे मनाया जाता है। और ये इक्वलिटी डे कब मनाया जाता है? तो याद रख लेना, 14 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 14 अप्रैल को क्या होता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है, इसलिए कहते हैं अंबेडकर जयंती। और अंबेडकर जयंती के दिन इक्वलिटी डे भी मनाया जाता है, ठीक है भाई। कितना झूठ बोलते हो? हाँ जी, मैं अगर क्या झूठ बोल दिया इसमें? गीता देवी आ चुकी हैं, गुड आफ्टरनून। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4th। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? आपको पता है कि कुछ जीव एक साथ रहते हैं, और एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे को फायदा भी पहुंचाते होंगे। और फायदा पहुंचाते हैं तो वो किस तरीके से फायदा पहुंचाते हैं? तो फायदा इस तरीके से कि कुछ जीव एक साथ रहते हैं तथा आश्रय और पोषक तत्व दोनों को साझा करते हैं। इस संबंध को क्या कहा जाता है? आपको पता है, दोनों अगर साथ रह रहे हैं, एक अगर आश्रय दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है, तो दूसरा उसे खाना पहुंचा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे इन चारों में से कुछ कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। 1:45 कब होते हैं भाई? 1:45 तो 2 बजे, पौने 2 बजे, 2 बजने से 15 मिनट पहले होते हैं। ये क्लास 12:30 बजे चल रही है, इतने टाइम पे तो खत्म हो जाती है। हाँ जी, त्रिशा का आंसर है ए, गौरी का आंसर ए है, और इसका राज का भी आंसर आ चुका है सहजीविता, गीता का भी आंसर है सहजीविता। जो लोग यहाँ पे सिम्बोसिस यानी सहजीविता के साथ हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कुछ जीव एक साथ तो रहते तो हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे मैंने बोला लाइकेन, लाइकेन जो है ये कवक और शैवाल के साथ में रहता है, यानी कवक और शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। और यहाँ पे कवक जो है वो क्या करेगा? कवक, यहां पे जो कवक है ये क्या करेगा? उसको आश्रय देगा। किसको? शैवाल को आश्रय देगा। और यहां पे शैवाल क्या करेगा? शैवाल यहां पे उसे खाना पहुंचाएगा, यानी पोषक तत्व देगा। और ये दोनों किस में दिए जाएंगे? इसे कहा जाता है लाइकेन। तो लाइकेन के लिए याद रख लेना, कवक और शैवाल जुड़े होते हैं, दोनों सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। शैवाल एक को भोजन देता है तो कवक शैवाल को आश्रय देता है, ठीक है। ये बात क्या कहलाती है? इसे सहजीविता कहते हैं। और यहां पे आपको सहजीविता के भी एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि आपके सामने हैं, आप पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। सहजीविता बिल्कुल सही है। अभी मिश्रा कह रहे हैं आंसर ए है, त्रिशा का आंसर हर्ष ब्रो,
सर कॉन्स्टिट्यूशन का आपने हाथों से किसने लिखा था बता दीजिए। तो नाम था बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथों से यानी हैंड रिटेन है, मूल संविधान जो है हैंड रिटेन है। और हैंड रिटेन लिखा किसने था, तो आप जान लीजिए प्रेम बिहारी रायजादा उनका नाम था, उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था अपने हाथों से। ठीक है, तो मूल संविधान जो है वो लिखा गया था, ना कि टाइप किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं, संगीता यादव ने भी बता दिया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दशमलव संख्या 8 का बाइनरी समकक्ष क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं बाइनरी नंबर किस में यूज किए जाते हैं, कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं, कोडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा डेसिमल नंबर भी कोडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। बाकी आप सभी जान रहे हैं ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल, ये सब नंबरिंग सिस्टम कहलाते हैं किसके अंदर, ये सब किसके अंदर कहलाते हैं, कंप्यूटर में। अब आपको पूछा गया है दशमलव संख्या 8 का बाइनरी, दशमलव संख्या है तो ये क्या है, ये आपका एक प्रकार से डेसिमल अंक है। और डेसिमल से बाइनरी अगर बनाना है तो डेसिमल से बाइनरी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेथड जानते हैं जिसे आप एलसीएम कह सकते हैं यहां पे। ठीक है, और एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा। फिर डिवाइड करते हैं 2 से, 2 टाइम जाएगा। फिर डिवाइड करते हैं 2 से, 1 टाइम जाएगा। इतनी प्रोसेस सब जानते होंगे क्या है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करनी है कि जब हमने 2 से डिवाइड किया था 8 को तो क्या हुआ था, कितना शेष बचा था, 0 बचा था। जब हमने 4 को डिवाइड किया था तो भी 0 बचा था, 2 से डिवाइड किया था तब भी 0 बचा था, और बचा लास्ट में क्या, 1 बचा। तब हमारे पास में क्या बन जाएगा, 1 0 0 0। हमेशा ये नीचे से ऊपर लिखा जाता है और ये आपका क्या बन जाएगा, यही बाइनरी अंक कहला जाएगा। और बाइनरी आपका 0 और 1 ही होते हैं, तो 0 और 1 की फॉर्म में आपका हो गया 1000, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। बता दीजिए किसका आंसर सही है। गौरी का आंसर सी है, चित्रांशी का सी है, अभी मिश्रा का ए है, त्रिषा का ए बताया गया है और गीता ने भी ए बताया है, और अनुप्रिया का भी आंसर आ चुका है 1000। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आप एलसीएम मेथड वाला यूज कर सकते हैं। और जो यहां पे शेष बचता है उस शेष बचे हुए चीज को यहां पर लिखते हुए चले जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं। नीचे से ऊपर आपको जाना पड़ता है, जब भी बाइनरी अंक लिखे जाएंगे वो हमेशा नीचे से लेके ऊपर की ओर चलना होता है। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी बिल्कुल सबका आंसर अब आ चुका है, गीता का भी आंसर और आगे भी बढ़ चुका है। आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 14 की बात की जा रही है, और जब अनुच्छेद नंबर 14 की बात की जा रही है तो यहां पर आपको याद होगा कि समानता का अधिकार होता है। 14 से लेके 18 तक समानता के अधिकार की बात की जा रही है, लेकिन उससे उलट क्या बोला जा रहा है, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा हमने किससे ली। आर्टिकल नंबर 14 जो है वो यहां पे क्या कह रहा है, कानून के समक्ष समानता जो है ये हमने किससे लिया था, ये बता दो। बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा। गलत हो गया भाई, कोई बात नहीं, अभी मिश्रा हो जाता है कभी कभी गलत। हाँ जी समझ गए तो बहुत अच्छा है। राज का आंसर यूएसए बता रहे हैं, स्टडी गौरी दी हैं डी, त्रिषा का सी, और इसी के साथ में फिर से याद कर लेते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पे कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं, तो याद रखना इसका मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। सब कानून की नजर में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यह बात कौन कहता है, आर्टिकल नंबर 14 कहता है। अब यहां पर याद रखना कानून के समक्ष समानता क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने किससे लिया था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना कि यूएस से। हम जब इक्वल प्रोटेक्शन लॉ लेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, सभी को एक जैसी कानूनी सुरक्षा की बात की जाएगी, तब आपका आंसर हो जाएगा यूएस। लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान हैं, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रिटिश। क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने ब्रिटिश से लिया और इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ जो लिया वो हमने यूएस से लिया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए किसका आंसर सही है। ब्रिटिश से संसदीय प्रणाली, विधि शासन, एकल नागरिकता, क्या कहा कर आए हो सर, पेट बहुत निकल रहा है आपका, भाई पेट पे ध्यान मत दो। ठीक है, बात करते हैं इसकी। देखो आपको पता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमने जापान से लिया। फ्रेंच संविधान में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी, इक्वलिटी और यहाँ पे ये प्रस्तावना में शामिल किए। यूएस की अगर मैं बात करूंगा तो आप जानते हैं फंडामेंटल राइट,
जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सब हमने कहां से लिए? यूएस से लिए। और ब्रिटिश से हमने क्या लिया है? तो ब्रिटिश से आप सभी जानते हैं हमने क्या, क्योंकि हमारा मोस्टली जो चीजें हैं वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही हैं। कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, द्विसदन जो होता है वो, और उसके अलावा यहाँ पे आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या आंसर हो जाएगा? गुड आफ्टरनून हरिओम भाई। सब गलत हो रहे हैं भाई, गलत तो होंगे तभी तो बोला जा रहा है यहाँ पे चीजों को समझो, समझने के बाद चीजों को अगर आप करोगे तब आपकी चीजें सही जाएंगी। लेकिन आप देखकर आंसर दोगे, तुरंत आंसर देना है, मुझे कुछ नहीं देखना, आंसर देना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा गलत होगा। यहां पर क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन भी कुछ कहता है, उसकी बातें सुनो, फिर अपने आंसर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है 4, इन चारों को पढ़ना है, आंसर देना है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की जाती है? हर्ष भाई का फोकस पढ़ाई पर नहीं है, सर का पे, हाँ भाई हर्ष भाई तुम्हारा फोकस तो हमारे पेट पे है। वो कह रही है वो लड़कों पे ध्यान देना है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ए आंसर आ चुका है चित्रांशी का, और इसके अलावा हरिओम का आंसर है। आगे किसी का आंसर नहीं आया? राज का आंसर आ चुका है, और इसी के साथ में गौरी का भी आंसर आ चुका है। जो लोग यहाँ पे 1906 के साथ हैं वो बिल्कुल सही हैं। 1906 में इसकी स्थापना की जाती है, और आपसे अगर डेट भी पूछ ली जाए तो आप बता देंगे कि सर 30 दिसंबर को की जाती है। कब? 30 दिसंबर 1906 को की जाती है। कहां पे की जाती है ये यार याद रख लेना, कहां की जाती है? तो ढाका में की जाती है। और ढाका कहां पर है? बांग्लादेश में है प्रेजेंट टाइम में, जो कि पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, पहला प्रेसिडेंट अगर मुस्लिम लीग की बात की जाएगी तो मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट कौन बनाया गया था, यह क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आगा खां हो जाएगा। आगा खां इसके जो हैं पहले प्रेसिडेंट थे। अगर आपसे पूछा जाए कि कभी क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो हैं वो दोनों साथ में आए हैं, तो यहां पर यह भी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 1916 का टाइम था। 1916 के टाइम पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्या हो जाते हैं? साथ में आ जाते हैं। और साथ में आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? एक पैक्ट करना पड़ेगा, एक संधि करनी पड़ेगी। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है लखनऊ पैक्ट के नाम से। तो लखनऊ पैक्ट क्या है? जहां पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो हैं वो क्या हो जाते हैं? वो साम से मतलब एक साथ आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे एक साथ तो आए लेकिन कभी की इन्होंने कुछ और मांग रखी, तो आप कहेंगे सर 1940 का टाइम था, और 1940 के टाइम पे मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया गया था? एक रिजोल्यूशन दिया गया था। क्या दिया गया था? एक रिजोल्यूशन दिया गया था, जिसे हमने कहा लाहौर रिजोल्यूशन। और इस लाहौर रिजोल्यूशन में क्या बताया गया था कि ये कहते हैं कि अब हमें क्या चाहिए? हमें अलग देश चाहिए। तो अलग देश की मांग जो की गई थी 1940 के बाद से की गई थी, और जहां पे लाहौर रिजोल्यूशन निकाला गया 1940 में। ये बात याद रखना। साथ में कब आए? 1916 में, लखनऊ पैक्ट के नाम से। और इन्होंने अलग होने की मांग कब रखी? लेकिन देश से अलग होने की मांग क्या रखी? 1940 में, लाहौर रिजोल्यूशन में। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार कहाँ गोरी? आज के बाद हम क्लास में 17 अक्टूबर को आएंगे। भाई 17 अक्टूबर को ऐसा क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8। सतर्क रहें, आपने सुना होगा सावधान इंडिया एपिसोड देखा होगा, जहां पे आपको सतर्क रहने की बात की जाती है। लेकिन यहां पर अगर आपसे बोला जाए कि अगर आपको भ्रष्टाचार को रोकना है, हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं इन पर अगर निगरानी करनी है, तो उसके लिए सतर्क रहने वाला कौन है? उनको सतर्क करने वाला कौन है? तो आपके सामने यहां पे है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसे क्या कहा जाता है? ये एक प्रकार की थर्ड आई कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि ये केंद्र के कर्मचारियों पर निगरानी रखती है और भ्रष्टाचार को रोकने की प्रमुख संस्था के रूप में यहां पे सामने आती है। तो ये क्या है? इसका मुख्यालय पूछा गया है, तो मुख्यालय बताइए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मुख्यालय कहां पे है? जय श्री कृष्णा, साइंटिस्ट जुड़ चुके हैं कृष्णा के नाम से, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट बिल्कुल सनातनी साइंटिस्ट हैं। पेपर है मेरा अपने, हाँ बिल्कुल भैया, अपनी स्टडी जरूर करो, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टडी नहीं करा रहा हूँ, मैं तो कुछ और ही करा रहा हूँ। ठीक है, अनुप्रिया का आंसर है सी, अभी मिश्रा का है आंसर दिल्ली, और इसी के साथ में
तिशा शर्मा का है पता नहीं क्या, और तिशा शर्मा ने आंसर दे दिया सी। तो जो लोग यहाँ पे सी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये नई दिल्ली में है मुख्यालय इसका, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केंद्र पर कर्मचारियों पर क्या करता है, निगरानी करता है। और ये 1964 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1964 में। और आपको याद रखना हो चाहिए, केंद्र द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। पारित करने के बाद इसका गठन हो जाता है, और फिर गठन होने के बाद में ये क्या करता है, लोगों को यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर नजर रखने का काम करता है। और यहां पर हमारे पास में क्या है, एक सीवीसी होते हैं, यानी अब जैसे सीवीसी का मतलब कंप्लीट ब्लड काउंटिंग नहीं है, ब्लड की बात नहीं की जा रही, यहां पे बोला जा रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात। कमीशन को हेड करने वाला कौन? कमिश्नर। तो वो प्रेजेंट टाइम में सीबीसी कौन है, ये आंसर आपको देना है। जल्दी से बताइए। किसे कॉफी भाई? हाँ जी बिल्कुल, कॉफी वॉफी की बात ना करो यहां पे। भाई अनुप्रिया ठीक है, सब ठीक है। मैंने बोला सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये नई दिल्ली में। अब इसको भी तो कोई हेड करता होगा, इसको भी तो कोई चेयर करता होगा। तो जो हेड है उन्हें कहा जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। अब प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भी कोई होगा, तो उनका आंसर पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए क्या है। हमको चलो आगे बढ़ो, आंसर दे देना, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आंसर क्या रहने वाला है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं, और 9 क्या कहता है आपसे, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची की बात की जा रही है, और 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। हमने संविधान बना लिया, बनाने के बाद में याद आता है अरे भाई ये तो रह ही गया। अब रह गया तो क्या करेंगे? तो ऐसा करते हैं, इनमें अमेंडमेंट करते हैं। अब वो तो लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे? तो हम यहां पे अब टाइप से भी काम चलाएंगे। तो आगे आपके जो संविधान आते हैं, संशोधन आते हैं, वो इसी प्रकार से संशोधन चलते हैं। जिस किसी कानून को हटाना है, किसी कानून को जोड़ना है, कोई अनुसूची जोड़नी है, कोई आर्टिकल जोड़ना है, कुछ कानून हटाने, ये सारी प्रोसेस जो होती है वो संशोधन के माध्यम से होती है। तो यहां पर होता क्या है, संशोधन किया गया होगा। अब मैं आपसे बोलूंगा वो संशोधन कौन सा था? खत्म ने आंसर दे दिया है। नेहरू साइंटिस्ट बता रहे हैं, मोरारजी देसाई, और इसी के साथ में सभी लोगों का यहाँ पे आंसर खत्म। अनुप्रिया का आंसर ए है, त्रिषा का आंसर ए है, और अभी मिश्रा भी ए बता रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पे ए के साथ बता रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। और आपका यहाँ पे याद रखना कि संविधान बनने के बाद में पहला संशोधन कब किया जाता है? 1951 में किया जाता है। कब किया जाता है भैया? 1951 में किया जाता है। 1950 में लागू करने के बाद याद आता है 1951 में कुछ तो रह गया। क्या रह जाता है? 9वीं अनुसूची जोड़ने के लिए। अब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, तो इसके अंदर भी कुछ जोड़ा गया होगा। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की बात की जाती है। न्यायालय की समीक्षा से बचाने के लिए क्या करना है? यहां पे कुछ कानूनों को न्यायालय की समीक्षा से बचाना है। क्या करना है? समीक्षा से बचाना है। तो बचाने के लिए एक ऐड की गई, क्या हुई? 9वीं अनुसूची। जैसे अगर मैं बात करूं, एक कानून था जिसे कहा गया भूमि सुधार। तो भूमि सुधार कानून जो है इसको न्यायालय की समीक्षा से बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे हटाना पड़ेगा वहां से। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें क्या किया गया? ऐसे कानून जिसमें हम जुडिशियल रिव्यू नहीं चाहते हैं उनको एक जगह पर रखना, वो इसमें किया गया था। नेहरू प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। ठीक है, चेंज कर दो भाई, क्या चेंज करना है? मुझे अच्छा लगता है क्या। गुड आफ्टरनून भाई प्रजापति, और इसी के साथ अनुप्रिया का आंसर 51 खत्म। त्रिषा शर्मा, गीता सभी आ चुके भाई। एक बार लाइक जरूर कर देना, इतने लोग जुड़े हुए हो। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कहता भैया 10? जज की बात करता है। अब जज को वेतन भी दिया जाएगा, जज को सैलरी भी दी जाएगी। तो सैलरी देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहां से पैसा लाना पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हाई कोर्ट होते हैं उनके जो जज होते हैं ना, उनके वेतन और भत्तों का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला कहता है कि आपकी आकस्मिकता निधि जो होती है, संबंधित राज्य की आकस्मिकता निधि जो होती है वहां से किया जाता है। दूसरा कहता है संबंधित राज्य की संचित निधि से किया जाता है। तीसरा कहता है भारत का सार्वजनिक जो खाता होता है वहां से किया जाता है। और चौथा कहता है भारत की संचित निधि से किया जाता है। बता दीजिए।
त्रिशा शर्मा गीता को क्या हुआ भैया पता नहीं है। भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश, पिनोवा भावे द्वारा भूमि सुधार से संबंधित है। सर ग्रुप डी का क्लास कब से हो गया होगा सर जी? आदित्य कुमार, ग्रुप डी की क्लासेस भी आपकी शाम शाम को, यानी जो 6 बजे वाली क्लास होती थी उसको स्टार्ट किया जाएगा फिर से। ऑप्शन नंबर ए है, संचित निधि बता रहे हैं, डी है। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। चलो कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। तो बेटा हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट स्टेट जुडिशरी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हाई कोर्ट जो है, अगर मैं हाई कोर्ट की बात करता हूं तो हाई कोर्ट किसका हिस्सा है? स्टेट का हिस्सा है। स्टेट जुडिशरी का हिस्सा है। अगर जुडिशरी का हिस्सा है तो आप ये बताइए, इसे वेतन भारत सरकार देगी या फिर यहाँ भारत सरकार की संचित निधि देगी या राज्य की संचित निधि देगी? अगर मैंने कहा उत्तर प्रदेश का कोर्ट है तो उत्तर प्रदेश के कोर्ट को यहाँ पे उत्तर प्रदेश की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। इसलिए याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड जो होता है उसके द्वारा इनको वेतन दिया जाता है। अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट प्रेजेंट टाइम में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? प्रेजेंट टाइम में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। अगर मैं ये बोलता, जैसे अगर आपने देखा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट राज्य की संचित निधि से दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर वेतन देना है, सैलरी देनी है, तो उसे कौन देगा? वो राज्य का हिस्सा नहीं है। अगर राज्य का हिस्सा नहीं है तो फिर भारत का हिस्सा है, भारत की संचित निधि के द्वारा। तो आपका आंसर क्या होता? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा वेतन दिया जाता। और राज्य में किसको दिया जा रहा है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट के द्वारा। आगे समझ? 25 आंसर आ चुका है अभी मिश्रा का, चित्रांशी का, त्रिशा का, सबके आंसर आ चुका है। बिल्कुल सही है। संख्या प्रेजेंट टाइम में हाई कोर्ट की प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 25 हो चुकी है। और हर राज्य में क्या होना चाहिए? एक हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11। आपको पता है कि हमारे पास में बहुत सारे प्राचीन, कोई नाटककार रहा है, कोई यहाँ पे कवि रहा है, कोई चिकित्सक रहा है, किसी ने कहानियां लिखी हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे एक कृति है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, जो व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण का ग्रंथ है। अगर आपको व्याकरण को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? अष्टाध्यायी पर फोकस करना होगा। यानी व्याकरण का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना है तो अष्टाध्यायी की तरफ जाना पड़ेगा। किसने लिखा है चारों में से? पाड़नी ने आंसर दिया है। चित्रांशी, पाड़नी ने आंसर नहीं दिया, पाड़नी आंसर दिया है। ठीक है। एएसपी का आंसर है डी और चित्रांशी का भी है डी। इसी के साथ डिविलियर्स बता रहे हैं पाणिनि, अनुप्रिया भी बता रहे हैं पाणिनि, त्रिशाखा, अनुप्रिया, सभी का आंसर आ रहा है क्या? पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रसिद्ध व्याकरण संबंधी जो है इसके अंदर लगभग 4000 सूत्र हैं। कितने? 4000 सूत्र हैं। और 4000 सूत्रों में संस्कृत व्याकरण को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का काम किसने किया है? पाणिनि ने किया है। ये पाणिनि वही हैं जिन्होंने माहेश्वर सूत्र की व्याख्या की, जिन्होंने माहेश्वर सूत्र को बताया। शंकर जी के डमरू से निकलने वाले जो सूत्र थे उनको लिखने वाले कौन थे? पाणिनि थे। संस्कृत में जो व्याकरण होती है उसमें 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 14 माहेश्वर सूत्र, ये वही है जिसको कहा जाता है संस्कृत की, जो आप पढ़ते ना अ ए ई ई पढ़ते हो, वर्णमाला पढ़ते हो, तो संस्कृत की वर्णमाला का क्या है? पाणिनि के द्वारा दिए गए 14 माहेश्वर सूत्र, जिसे कहा जाता है आ ई ऊड़, री लिरे क, ए ओड़ा, ए औच, है वरट, लड़, यंगमण अर्णम, झमय, घड़द, खप चटब, चटब, कपय, ससर और हल। ये माहेश्वर सूत्र हैं जो 14 हैं, पाणिनि के द्वारा दिए गए। बाकी हम बढ़ते हैं आगे। सुश्रुत क्या है? ये आपके क्या थे? एक चिकित्सक थे। कौन से चिकित्सक थे? आयुर्वेदिक। ठीक है। भरत मुनि की बात करेंगे तो भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया था। तो नाट्य शास्त्र के लेखक अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप कहेंगे भरत मुनि हैं। अगर आपसे कालिदास के बारे में पूछा जाएगा तो इनका सबसे बड़ा नाटक जिसे बोला जाता है मालविकाग्निमित्रम। क्या बोला जाता है? मालविकाग्निमित्रम। इसके लेखक कौन है? ये कालिदास हैं। ठीक है, समझ में आया? सर तो ऑलराउंडर हैं। हाँ जी बिल्कुल। सर ने क्या बोल दिया? मैंने जो बोला था ना वो माहेश्वर सूत्र थे। जो संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण के अंदर वर्णमाला है,
अगर आप हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे अ आ इ ई, लेकिन संस्कृत की वर्णमाला पढ़ेंगे तो उसमें माहेर स्वसूत्र जो पाणिनि के द्वारा लिखे जाते हैं वो यूज होते हैं, जिसे कहा जाता है अ ई ऊण री लिरिक ए ऊड़ ए औच हैवरट। ये आपके पूरे तरीके से 14 सूत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है? अब आपको पता है कि ये भाई हमारा संविधान है और संविधान में बताया गया है कि 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाया जाए, निःशुल्क पढ़ाया जाए। लेकिन वहीं पर यह भी बताया गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में काम भी ना करने दिया जाए। 14 वर्ष तक के बच्चों को कोई ऐसे कार्य में नियोजित ना किया जाए जो क्या हो, खतरनाक हो। और यही पूछा गया है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, चारों ऑप्शन में कोई ना कोई एक आर्टिकल है। अगर ये आर्टिकल की बात की जाएगी तो आपको पता होना चाहिए, जब हम यहाँ पे ऐसी बात कर रहे हैं तो ये क्या है, एक हमारा मूल अधिकार होना चाहिए। और मूल अधिकार है तो आपके पास में 4 ऑप्शन में केवल 2 ऑप्शन बचते हैं, आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 24। तो ए और डी यहाँ पे हो जाएंगे गलत। ठीक है। कटप्पा, ये कहाँ भाई कटप्पा, यहाँ पे बाहुबली की बात काहे कर रहे हो अभी मिश्रा? 39 आर्टिकल बताया साइंटिस्ट ने। त्रिशा का आंसर सी है, गौरी का आंसर सी है, चित्रांशी का बी है। और इसी के साथ में मैंने क्या बोला, मैंने बताया कि जब हम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर 24 यहां पे काम करता है। आर्टिकल नंबर 24 यहां पे क्या कहता है, 14 वर्ष के किसी भी कम बच्चे को कारखाने में काम करने से रोकने का काम करता है। किसी भी ऐसे कार्य में नियोजित होने से रोकता है जो उनके लिए क्या हो, खतरनाक हो। और यहां पर याद रखना आर्टिकल नंबर 14 पर समानता का अधिकार मिलता है। 14 आर्टिकल नंबर समानता के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल नंबर 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में जाने से रोकता है। आर्टिकल नंबर 39 की बात करेंगे तो काम करने वालों के अधिकार की बात करता है, बच्चों के लिए सुरक्षा की बात करता है, डीपीएसपी में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आर्टिकल नंबर 45 है, शिक्षा के लिए राज्य का नीति का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। ठीक है भाई, वो मैंने 24 ही लगाया, गलती से लग गया होगा। ठीक है अगर इस तरीके से अचंबा हो रहा है तो गलती से ही लग गया होगा। प्रजापति ने आंसर दिया है डी, त्रिशा का आंसर आ चुका है। इसी के साथ एएसपी ने, एएसपी भाई सही कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ो भाई, एएसपी की बात मानो, जितने भी लोग हैं ध्यान से पढ़ो। आंसर गलत क्यों हो रहे हैं? आर्टिकल नंबर 14 कहां से आ गया इसमें? काजल का ध्यान कहीं और है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। आपको पता है कि स्पेशल लोग होते हैं, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई एक स्पेशल होता है। इसी प्रकार से हमारे संविधान में भी किसी ना किसी स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन भी किया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है। ऐसे ही हमारे पास में अनुच्छेद नंबर 371 है और अनुच्छेद नंबर 371 में आपका 371 ए किसी राज्य को विशेष प्रावधान की बात करता है। तो यहां पर आपके पास सामने 4 ऑप्शन हैं, तो कौन सा हमारे लिए स्पेशल है 371 ए के तहत, ये आपसे पूछा जा रहा है। सर पे ध्यान दो, कहीं और नहीं भाई, मेरे पे ध्यान ना देकर आप क्वेश्चंस पे ध्यान दो और उनके आंसर निकालने पर ध्यान दो, वो ज्यादा बेटर है। मेरे पर ध्यान आपको तब देना है जब मैं उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। ठीक है, जब आपने उसका आंसर दे लिया तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जो जागेगी कि मेरा सही है या फिर गलत है, तो वो मेरे द्वारा पता चलेगा, तब ध्यान देना है मुझ पे। गुजरात बताया गीता ने, इसके अलावा चित्रांशी बता रही हैं बी, त्रिशा का भी आंसर आया है बी, एएसपी भी बता रहे हैं बी। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना, जब हम यहां पे भारतीय संविधान की बात करते हैं, 371 की बात करते हैं, तो 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात की बात की जाती है। किसके तहत आपको मैं बता दूं, 371 की अगर बात की जाएगी तो महाराष्ट्र को और गुजरात को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा 371 ए। 371 ए के तहत नागालैंड की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? नागालैंड को विशेष प्रावधान दिया गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नागालैंड को विशेष प्रावधान का मतलब जो नागा समुदाय है उसका कानून, अगर उसके लिए कानून अगर बना रहे हैं तो उसकी अनुमति ही लागू होगी, उसकी स्वीकृति लेनी होगी और धार्मिक स्वतंत्रता देनी होगी और उन पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना होगा 371 ए के तहत। ठीक है, बॉबी सिंह पर ध्यान दो भाई। ठीक है,
चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14। नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, आपको चीजें दिख जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 14 पढ़ना है, इसके बाद इसका आंसर देना है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूं, पढ़ो, सामने से हट जाता हूं, पढ़ने के बाद में आप इसका आंसर देने की कोशिश करना। आंसर दो बेटा, बातें नहीं करनी है, क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद आंसर दो। क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। एक क्वेश्चन आपका बन गया कौन सा, कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया था? 1986 में लाया गया था। इसके तहत पर्यावरण को जल, वायु एवं भूमि तथा जल, वायु एवं भूमि और किसके बीच मौजूद अंतर संबंधों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। यानी पर्यावरण के तहत जल आएगा, वायु आएगा, भूमि तो आएगी, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन इसके अंदर शामिल होता है, इसकी परिभाषा में आपसे वो पूछा जा रहा है। तो क्या आंसर होगा? गौरी ने बताया है डी आंसर, अभी मिश्रा का डी है, एएसपी को पता नहीं है, गीता का आंसर डी है। सर ये क्या था, क्या क्या था? क्वेश्चन के लिए बोर्ड छोटा पड़ गया। बेटा बोर्ड छोटा नहीं पड़ गया, क्वेश्चन आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। मैं नहीं आ रहा हूं, बस इतना फर्क है, इसीलिए सामने से हटाऊं मैं। तुक्का मारा है गीता ने, अनुप्रिया का आंसर सी है। तो जो तुक्का मार रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर कहता है कि बेटा देखो, पर्यावरण की बात की जाएगी तो पर्यावरण में जल तो आएगा ही, वायु भी आएगी, भूमि भी आएगी, और इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन भी होगा। ऐसा तो है नहीं कि जल, वायु और भूमि में कोई भी रिलेशन ना हो। तो जल, वायु और भूमि तीनों के बीच में एक रिलेशन पाया जाता है, जिसे कहा जाएगा अंतर संबंध। अब आपका आंसर देख लो। इसमें कह रहा है मनुष्य आएगा, बिल्कुल आएगा, अन्य जीवित प्राणी आएंगे, पौधे भी आएंगे, सूक्ष्म जीव भी आएगा, संपत्ति भी आएगा। ए ऑप्शन सही होना चाहिए। बी कहता है अन्य जीवित प्राणी, पौधे और सूक्ष्म जीव, ये भी ऑप्शन सही होना चाहिए। सी कहता है मनुष्य, पौधे, सूक्ष्म जीव और पृथ्वी। अब पृथ्वी के अंदर ही सब चीजें चल रही हैं, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। कहता है डी ऑप्शन, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव और सभी प्रकार की वनस्पति भी आनी चाहिए। तो आपका कौन सा आंसर सही होना चाहिए? आंसर आ गया है ए। तो जो लोग यहाँ पे ए के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। बेटा डी आपको दिख जरूर रहा है, लेकिन उसके अंदर मनुष्य की बात नहीं की गई है। किसकी बात नहीं की गई है? मनुष्य की बात नहीं की गई। जीवित प्राणी को अलग रखा है और मनुष्य को अलग रखा है इस श्रेणी में। पर्यावरण के लिए मनुष्य को एक अलग कैटेगरी रखी गई है और अन्य जीवित प्राणी जो हैं वो अलग कैटेगरी में रखा गया है। ए आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस ऑप्शन में मनुष्य है, लेकिन डी ऑप्शन में आपके मनुष्य की बात नहीं की गई है, इसलिए आपका आंसर गलत हो जाएगा। बॉबी भी नाम होता है क्या? क्यों बॉबी, बॉबी देओल नहीं सुना? बॉबी नाम नहीं होता तो आ गया आंसर। बेटा एक क्वेश्चन बढ़ा के आ गया, आपके आंसर निकलना बंद हो गए। और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में भी आया है, ये भी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? भारतीय संविधान की बात करता है, अनुच्छेद की बात करता है। ये कहता है केंद्र पर सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार चलती है। यानी अगर आपकी सरकार है, मैंने कहा उत्तर प्रदेश की सरकार है, और ये ऐसा कार्य करती है, कोई अशांति वाला काम हो जाए, कोई आक्रमण हो जाए या किसी भी वजह से संवैधानिक, गैर संवैधानिक कार्यों में लिप्त पाई जाती है, उस स्थिति में इसको क्या कर दिया जाएगा? एक विफल तंत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा और आर्टिकल नंबर 356 का यूज किया जाएगा, यानी इमरजेंसी का यूज किया जाएगा। एक है आपकी आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360। 52 किसकी बात करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। 56 किसकी बात करता है? राज्य आपातकाल की बात करता है। और 60 क्या बात करता है? वित्तीय आपात की बात करता है। तो जब हम तीनों को पढ़ेंगे हमें आपातकाल समझ में आ जाएगा कि 3 आपातकाल होते हैं। लेकिन ये बात किसकी कह रहा है? ये बात कर रहा है अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र का कर्तव्य है,
और राज्य का भी कर्तव्य है कि वो संविधान के प्रावधान के अनुसार ही कार्य करे। ये आर्टिकल नंबर कौन सा कहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सर बॉबी मेरा नाम को बोल रहा था, आप उसका ही साथ दे रहे हैं। मैंने साथ नहीं दिया है, मैंने बताया है कि बॉबी भी नाम होता है, ठीक है। त्रिशा का आंसर जॉब, जॉब नहीं होता जॉब। भाई आंसर देना है, किसी को गुस्सा मुस्सा नहीं करना है। आंसर आ जाएगा, त्रिशा का डी आया है और गीता ने बताया 355। तो जो लोग यहाँ पे 355 के साथ हैं, देखो 356 के तहत उसको बर्खास्त किया जा सकता है। संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर उस सरकार को आपातकाल लगाया जा सकता है, जिसे कहा जाता है राज्य आपातकाल यानी इमरजेंसी, या फिर कहेंगे राष्ट्रपति शासन। लेकिन विफल हो जाने की बात कहां की गई है, संविधान के अनुसार रखने की बात कहां की गई है, संविधान के अनुसार चलने की बात कहां की गई है, तब आपका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 355। तो 355 के तहत बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा के लिए संघ का कर्तव्य है कि क्या करें, जरूरत पर उनको सहायता प्रदान करें। और राज्य का कर्तव्य क्या है कि वो भी संविधान के अनुसार ही चला कार्य करें। अगर वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो राज्य केंद्र सरकार उन पर क्या कर सकती है, उन पर आपातकाल का यूज कर सकती है, जिसे कहा जाता है राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य आपातकाल। आ गया समझ? सभी विद्यार्थी अध्यापक महोदय को, ठीक है भाई, नमस्ते सभी को। मैं किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट दी है, इस राज्य में संबंधित हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी जाती है तभी तो लगेगा। घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, तो उसके पास रिपोर्ट जाएगी तभी तो। अगर आप मुझे किसी की शिकायत करोगे तभी तो मैं उस चीज पर एक्शन लूंगा। जब मेरे पास शिकायत नहीं आएगी तो मैं एक्शन क्यों लूंगा? तो पहले शिकायत जाती है, पहले आपको यहाँ पे राष्ट्रपति के पास में चीजें पहुंचाई जाती हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भाई जैसे आप लोग लड़ाई कर रहे हो, अब लड़ाई के अलावा हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, उनकी एक्सरसाइज कहा जाता है, ठीक है। आप लोग तो एक कहते हैं ना कि एक कोई छोटी सी बात पे किसी के नाक पे गुस्सा है, कोई किसी बात पे लड़ रहा है, कोई किसी बात पे कह रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे उन लोगों उन चीज़ों को क्या कहा जाता है, एक्सरसाइज कहा जाता है। और ऐसी ही एक एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास। और ये भारत तो हो गई शामिल, लेकिन इसके अलावा कई और देश भी इसके अंदर शामिल होता है, वो पूछा जा रहा है। बता दीजिए क्या आंसर होगा। साइंटिस्ट का आंसर आ चुका है, अनुप्रिया ने भी आंसर दे दिया है। तो भाई आंसर जरूर दो भाई, जितने भी जुड़े हो कम से कम आंसर दे दिया करो, गलत ही तो जाएगा। और गलती करोगे तभी तो सीखोगे, और जब गलती ही नहीं करना चाह रहे हो तो सीखने का मौका मिलेगा नहीं। जब एग्जाम में बैठोगे वहां गलती करोगे, वहां सीखने का मौका नहीं होता, वहां पे सीधा होता है खत्म, टाटा बाय बाय। इसलिए कहा जाता है पहले पढ़ाई पर फोकस करो और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। आंसर सभी का आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मंगोलिया के साथ में नोमैडिक एलिफेंट के यहां पे एक्सरसाइज की जाती है, लेकिन 2025 में याद रखना 2025 में एक्सरसाइज भी काफी हो चुकी हैं। अगर आपसे पूछा जाए एक्वेरियन एक्सरसाइज किसके साथ हुई है, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्वेरियन एक्सरसाइज किसके साथ हुई है। अगर आपसे पूछा जाए साइक्लोन नाम से एक्सरसाइज हम किसी देश के साथ में मिलके करते हैं, तो वो देश कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए खंजर नाम की एक्सरसाइज किसके साथ मिलकर की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए 2025 में डस्टलिक नाम की एक्सरसाइज किसके साथ की गई है, तो आपका आंसर क्या होगा। इसके अलावा और कौन सा पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि मैत्री नाम की एक्सरसाइज भारत किसके साथ में कर सकता है। आपसे पूछा जा सकता है 2025 में वरुण नाम की एक्सरसाइज किसके साथ की गई है। इसी प्रकार से आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि हम किसी के साथ में हाथों में हाथ डालकर चल रहे हैं, तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भी किसके साथ की गई है, ये आप आंसर दीजिएगा। क्या आंसर रहने वाले हैं आप लोगों के, तो आंसर क्या है, लाइक करो पर ये वाला वो वाला नहीं भाई, ये वाला और वो वाला नहीं लाइक करना है। लाइक करने का मतलब है कि जो आपका वीडियो चल रहा है उस वीडियो के नीचे एक ऑप्शन आता है लाइक करने का, जो इस प्रकार से ऊपर वाला अंगूठा, नीचे वाला नहीं, ऊपर की तरफ जो अंगूठा हो उस वाले को आप टिक कर दीजिए। एक ही बार करना है, अगर एक से ज्यादा बार करने का मन है तो विषम संख्या का यूज कर लेना, 1 3 5 7 9 11, ठीक है। हे प्रभु, मजाक बना रखा भैया, मजाक वजाक मत करो, पढ़ाई कर लो। मैंने क्वेश्चन पूछे उनका आंसर दो। एक्वेरियन की बात करेंगे तो एक्वेरियन जो है, हमें एक्वेरियन की बात अगर करी जाएगी तो मछलियां कहाँ रहती हैं, एक्वेरियम में, और एक्वेरियम में क्या होता है, पानी होता है। ऐसे ही हमारा एक देश है जिसके चारों तरफ क्या है, पानी है, वो है आपका मालदीव। साइक्लोन,
तूफान, तूफान की बात की जा रही है। और यहाँ पे अभी फिलहाल में जो तूफान लगा पड़ा है वो मिस्र में आ रहा है। खंजर की बात करते हैं तो खंजर अभी प्रेजेंट में, यानी एक यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर को खंजर भोंकने का काम एक किर्गिस्तान देश ने भी किया है। चलो इसको भी याद कर लेते हैं। डस्ट स्लिक की बात करेंगे तो इसमें भी क्या है, इसको याद कर लेना, उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान के अलावा मैत्री, हमारे संबंध, मित्रता वाले संबंध किसके साथ में है, थाईलैंड के साथ में है। क्योंकि यहाँ पे लोग जाना पसंद भी करते हैं, बहुत ज्यादा लोग जाते हैं थाईलैंड की ओर में। क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारे संबंध क्या है, मैत्री संबंध है, मित्र वाले संबंध है। इसके अलावा वरुण की बात की जाएगी तो वरुण जो है यहाँ पे फ्रांस के साथ की जाती है। और भारत प्रेजेंट टाइम में किसके साथ में हाथों में हाथ लेके घूम रहा है, तो वो है चाइना, यानी चीन के साथ में जाकर घूम रहा है। तो ये आपके सारे आंसर हो गए। 2025 में जो एक्सरसाइज हुई हैं उनके यहाँ पे नाम मैंने लिख दिए हैं। सभी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट बनती हैं क्योंकि सारे ही आपके करंट अफेयर्स के ही पार्ट है। तो करंट अफेयर्स का पार्ट है, स्टैटिक जीके का पार्ट है, यही आपका पार्ट है, इसको याद रख लेना। ठीक है। साइंटिस्ट ने केवल एक ही नाम लिया है, थाईलैंड का, बाकी कोई और नाम नहीं लिया उसने। चलें आगे। हाँ जी बिल्कुल, अभी मिश्रा चाइना आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17। क्या कहता है 17? अब भाई कुछ जीव होते हैं ना, कुछ जीव होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी घास फूस खा के जिंदा रहते हैं, या फिर कह सकते हो कि हम जैसे भी लोग शाकाहारी में ही काउंट किए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो शाकाहारी को खा जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो खून चूसते हैं, वो मच्छर है। कोई वाइफ मत कह देना या लड़की मत कह देना, मच्छर की बात कर रहा हूं जो खून चूसने का काम करते हैं। ठीक है। ऐसा ही यहां पे बोला गया है, जीव जो अन्य जीवों का मांस खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। कितने लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट का पेपर दे चुके हैं? भाई अगर आप पैट का पेपर दे चुके होगे वो तो मुझे पता है, लेकिन लोग मेरे पेट पे कमेंट कर रहे हैं, भाई थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दो। इतना भी नहीं है जितना आप बोल रहे हो। सी आंसर, सी आंसर, सी आंसर, सभी का सी आंसर आ रहा है। अंकित पगला गया। भाई अंकित कोई भी हो, मुझे दिखा नहीं है। अगर आप फालतू की बात कर रहे हो तो यहाँ पे ब्लॉक भी करने का ऑप्शन होता है। चलिए सर आपने तो बोल दिया। जीव जो अन्य जीवों का मांस खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑटोट्रॉप्स की। इन्हें कहा जाता है स्वपोषी। और सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या है, सूर्य की रोशनी से भोजन बनाएंगे। ठीक है। सन की रेज आएंगी पेड़ के पास में, और पेड़ अपना खाना क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे, उत्पादक, यानी उत्पादक कौन होंगे, ये भी पौधे ही होंगे। और पौधे क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आप यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, एनर्जी ही तो है। तो एनर्जी किससे मिल रही है हमें, उससे भी प्राप्त हो रही है, तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा आपका कह रहा है मांसभक्षी, जिसे कहा जाता है कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स कौन होते हैं, जो मांस खाते हैं, यानी शेर की बात की जाती है। और डी हो गया आपका शाकभक्षी, यानी हार्बीवोर्स की बात की जा रही है, जो केवल पौधे को खाते हैं। ठीक है। और जो खून चूसते हैं उनकी बात नहीं की जा रही है, इसलिए यहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे माफ कर दिया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे केवल क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। सर हमारी बातों को दिल पे ना लिया करो। भाई मैं किसी की बातों को दिल पे ही नहीं लेता हूँ। मेरे पे तो इतना हो गया कि इतना लोड होता है दिमाग में कि मैं दिमाग पे भी नहीं लेता हूँ बातों को। सर आप फालतू के मैसेज को इग्नोर कर दीजिए। मैं बिल्कुल इग्नोर ही कर देता हूँ फालतू के जो मैसेज होते हैं, और फिर भी फालतू के मैसेज आ रहे हैं। मुगेम्बो खुश हो गए भाई। चलो आगे बढ़े। गुरुजी ये जीव किसका मांस खाते हैं, कौन से जीव? भाई शेर किसका मांस खाएगा? शेर कैसा है, मांसाहारी। ये किसका मांस खाएगा, जो भी मिल जाए उसका खा लेगा। तुम भी पहुंच जाओगे तुम्हारा भी खा लेगा, उसमें क्या है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सर हम यूपीएसआई में सिलेक्ट हो गए तो क्या दोगे? तो हम भाई अगर आप जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। वैसे हम लोग ना बुलेट देंगे अगर आप यूपीएसआई में सिलेक्ट हो जाते हो, अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा है तब। ऐसा नहीं है कि हम सेलेक्ट होके आ गए कि हम तो सेल्फ स्टडी किए थे, आप दे दो हमें बुलेट। बुलेट जो दी जा रही है वो आपको केवल उसको दी जा रही है जिसने हमारा कोर्स लिया और अच्छे से पढ़ाई की है, और पढ़ने के बाद में उसका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है। इसके लिए भी तैयार रहना। मुझे मैं किसी की बातों को नहीं सीरियस नहीं लेता। भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? भाई जैसे आपकी इमारत है, इमारत को बनाने के लिए अगर सीमेंट नहीं होगा तो दीवारें क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। इसलिए अंबुजा सीमेंट ऐड नहीं कर रहा।
नॉर्मल बता रहा हूं, कोई भी इमारत है उसको सीमेंट की आवश्यकता होती है, सीमेंट नहीं होगा तो दीवार क्या होगी, कमजोर हो जाएगी। ऐसे ही हमारी बॉडी है, इसे भी एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसे भी प्रोटीन की जरूरत होती है। और अगर प्रोटीन की जरूरत होगी तो हमारा सब कुछ सही चलेगा, सेल को भी प्रोटीन पहुंचेगा। लेकिन प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारी मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। और मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और प्रोटीन की कमी से रोग होता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, इनमें से ऑप्शन नंबर आप बताइएगा, मैं तब बताऊंगा। एक ने बताया घेंगा, दूसरा बता रहा है संदीप ठाकुर ने बताया बी, अनुप्रिया का आंसर सी है, साइंटिस्ट बता रहे हैं बी। सर आपके दिमाग पर लोड ज्यादा है, उससे कम किया जा रहा है, हंसाकर, दिल पे ना लिया करो। भाई एक चीज याद रखना, दिल पे कुछ भी नहीं लिया जाता, दिल का एक ही काम है, पंप करना। वो करता है ब्लड को पंप। ये फालतू का जो ज्ञान है दिल विल, उसको इग्नोर करो, सारा काम दिमाग का होता है, तो दिमाग पर फोकस करो, ठीक है। रोहित तिवारी का आंसर, सबका आंसर सी है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्वासियोरकर। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, क्वासियोरकर है। इसकी वजह से क्या होता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। प्रोटीन नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिला तो कहा क्या होगा, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। मांसपेशियां कमजोर होंगी तो क्या होगा, हमारा पेट भी फूलने लगेगा, हमारे बाल भी झड़ने लगेंगे, आपको त्वचा है, आपकी त्वचा पर दाग आने लगेंगे। ये किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। तो याद रखना, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, क्वासियोरकर है। अब किसी ने घेंगा बताया था, घेंगा या गॉइटर कहलाता है। और गॉइटर क्या है, किसकी कमी से होगा, आयोडीन की। इसमें जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, जो गले में होती है, ये फूल जाती है, ये सूज जाती है। तो इसका मतलब क्या है, गॉइटर क्या है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। और इसी वजह से कहा जाता है कि नमक खाओ, नमक में क्या मिल रहा है, आयोडीन मिक्स होता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं टाटा नमक, देश का नमक। आगे बढ़ते हैं, पेलाग्रा की बात की जाती है। पेलाग्रा रोग जो होता है ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B13 की, किसकी वजह से, B3 की कमी से। किसकी कमी से होता है, B3 की कमी से, जिसे कहा जाता है नियासिन। तो नियासिन की कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा। अगर एनीमिया की बात करेंगे तो एनीमिया क्या है, ये है आयरन की कमी। और आयरन की कमी का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी। और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसे रोग को क्या कहा जाएगा, एनीमिया कहा जाएगा। आपका आयरन मिलेगा कहां पे, आरबीसी में मिलेगा। और आरबीसी क्या होती है, सॉलिड पार्ट होता है, एक प्रकार की सेल होती है। यहां पर इसी की कमी हो जाएगी और यही ऑक्सीजन लेके जाती है आगे एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। नमक हो तो टाटा का नमक, बिल्कुल भाई। सिर्फ क्वेश्चन कराओ सर, भाई रोहित तिवारी, अगर क्वेश्चन कराने हैं तो हमारे पास में आपके पास में मार्केट में जाके कई सारी बुक ऐसी आती है जिनमें क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सीखना है, एनालाइज करना है, समझना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या हो सकता है, आपको एक्सपेक्टेड चीजें जाननी है, तब इस क्लास की इंपॉर्टेंस बनती है। इस बात को समझ में आया, तो आप बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, भाई कितना बात करते हैं मेरे बच्चे, मेरे नहीं है हर्ष वर्मा मेरे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, डिजिटल साक्ष्य की खोज में कंप्यूटर के पुर्जों की वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक तकनीकों को लागू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। डिजिटल साक्ष्य की खोज में कंप्यूटर के पुर्जों की वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक तकनीकों को लागू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा है, किसी भी डेटा को चुराने की पर्पज से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा मेलवेयर आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में वो डेटा चोरी करने की कोशिश करता है। तो ये क्या हो गया, डेटा चोरी करने की कोशिश की जा रही है। और जब डेटा चोरी हो जाएगा तो आप कहां जाओगे, पुलिस के पास जाओगे। और पुलिस क्या चाहती है, एविडेंस चाहती है। तो एविडेंस खोजे जाएंगे, कैसे एविडेंस खोजे जाएंगे, क्योंकि डिजिटली एविडेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, पुलिस इस डेटा चोरी को जो किया गया है, तो यहां पर डिजिटल एविडेंस की खोज करेगी, यानी डिजिटल साक्ष्य की खोज करने की कोशिश की जाएगी। अब डिजिटल साक्ष्य खोजे कैसे जाएंगे, तो आपको पता है कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं उन पार्ट की जांच की जाती है, हर पार्ट की जांच की जाती है। अब कंप्यूटर के सारे पार्ट की जांच की जा रही है, तो आप बताओ वो क्या कहलाएगा, कहां पे जा रहे हैं, फॉरेंसिक लैब में।
और फॉरेंसिक लैब में जाएंगे तो इन चारों में से क्या कंप्यूटर के पूरे पार्ट की जांच की जा रही है, तो पूरे पार्ट की जांच की जाएगी तो क्या कहलाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। तो कंप्यूटर के हर पार्ट की जांच को, जिसमें सब शामिल होते हैं, डेटा का विश्लेषण किया जाता है, हार्ड डिस्क का भी विश्लेषण किया जाता है, नेटवर्क को जांचा जाता है, ट्रैफिक को जांचा जाता है, सारी चीजों को जांचने के बाद में एक एनालाइज आपके सामने रखा जाता है कि हाँ ये किस तरीके से इसकी चोरी की गई है, इसमें कौन सा मेलवेयर आया था, इसने कौन से पार्ट को डैमेज किया था और ये कहां से आया था, सारी चीज की जानकारी आपको इससे मिल जाती है। इसलिए आंसर हो जाएगा डी। डी आंसर, सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। आप लोग एग्जाम दोगे क्या, ओनली गर्ल्स का पूछा है मैं, भाई ओनली गर्ल्स से क्या मतलब है हर्ष वर्मा? सबका आंसर चेंज हो गया। हाँ आंसर आपका आए थे, किसी ने बताया था डेटा फॉरेंसिक, भाई डेटा की जांच करनी है, डेटा की एनालाइज करना है तो डेटा फॉरेंसिक। अगर डिस्क फॉरेंसिक है तो हार्ड डिस्क में कुछ डैमेज हो जाता है, हार्ड डिस्क की जांच करनी है तो हार्ड डिस्क फॉरेंसिक। अगर आपके नेटवर्क या ट्रैफिक में कोई गड़बड़ी पाई जाती है और उसकी जांच करनी है तो उसे नेटवर्क फॉरेंसिक कहा जाएगा, और इन सब पार्ट की जांच करनी है तो उसे कंप्यूटर फॉरेंसिक कहा जाएगा। इतनी बात याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आता है अगला, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? कहता है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया था? आपको पता है कि हम पर जो शासन किया जा रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि एक विद्रोह हो जाता है जिसे कहा जाता है सिपाही विद्रोह, या फिर हम कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम। और वो कब हुआ था? 1857 में। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को सिपाही विद्रोह के नाम से इसे दबा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्राउन जो होता है, ब्रिटिश क्राउन, वो जाग जाता है, वो देखता है कि ये लोग क्या है, इस चीज को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो नहीं संभाल पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा करता हूं मैं, सारी जो पावर है वो इनसे छीनकर क्या कर सकता हूं, अपने पर वापस ले लेता हूं, जिससे क्या होगा, जिससे वो शासन वो है अब मेरे द्वारा चलाया जाएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये केवल एक कंपनी होगी, ये केवल यहाँ पे क्या करने आई है, ये आपका व्यापार करने के पर्पज से रहेगी। तो इसके लिए क्या किया जाएगा भाई, एक एक्ट बनाया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा, आपके संविधान में संशोधन किया जाएगा, और एक एक्ट होता है जिसे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और ये कब आता है? 1858 में आता है, और 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बदले में 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है, और सारी ही कंपनियां, सारी ही शक्तियां ब्रिटिश क्राउन के पास में पहुंच जाती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बता दीजिए कितनों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है? 1858, ओनली आंसर दो। 1833 नहीं है अनुप्रिया, गलत आंसर है, 1833 नहीं है, 1858 है। 1858 में भारत का यहाँ पे सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम आया था जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बोला जाता है। यहाँ पर जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो शासन हुआ करता था, उस शासन को वापस ले लेती कौन? ब्रिटिश क्राउन ले लेती है। और ब्रिटिश क्राउन लेने के बाद यानी महारानी विक्टोरिया का शासन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर एक पद हुआ करता था गवर्नर जनरल का, वो गवर्नर जनरल का पद अब क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय कहलाएगा, ठीक है। तो 1858 के बाद कौन बनते हैं? भारत के वायसराय बनते हैं। और भारत के वायसराय की बात की जाएगी तो पहले भी बनेंगे और आखिरी भी बनेंगे। तो वायसराय में बात की जाती है, पहला कौन था और अंतिम कौन था? दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, जल्दी से बताओ, कौन आंसर देगा? दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला कौन था और अंतिम कौन था। हर कोई पहला और अंतिम याद रखता है, तो भाई पहला और अंतिम आपको ही बताना है, चाहे वो वायसराय की बात हो चाहे किसी और की बात हो। ठीक है, आंसर आ चुके हैं, एक्ट ऑफ 1558। चलिए कोई बात नहीं है, किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूं कि पहला जो था वो क्या था, वो लॉर्ड कैनिंग था। क्या नाम था उसका? लॉर्ड तो कहना बनता नहीं है, कैनिंग लिख देता हूं, ठीक है। और आखिरी की बात की जाएगी, आखिरी आपको बताना है कि आखिरी कौन था, ठीक है। इसी के बाद में ये आज का आखिरी भी क्वेश्चन था। जिस तरीके से आखिरी वायसराय की बात की जा रही है, ऐसे ही ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। और 20 क्वेश्चन में आपका यहाँ पे क्या फीडबैक रहा, आपको ये क्लास कैसी रही, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आपने किस तरीके से अपने आप को इंप्रूव किया है, जरूर बताइएगा अभी। और अगर आपका मन है बाद में बताने का तो बाद में बताइएगा, लेकिन बताइएगा जरूर। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो आपको ये क्लास इसी प्रकार से रोजाना 12:30 बजे मिलती रहेगी, और यहाँ पे आपके लिए कुछ
ना कुछ इंप्रूव भी किया जाता रहेगा। आपको भी इंप्रूव करना है और मैं भी अपनी चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो बता दीजिए, हर्ष वर्मा कहते हैं नाइस भाई, थैंक यू हर्ष वर्मा। इसी के साथ हाँ जी बिल्कुल, तुषार शर्मा ने आंसर दिया है माउंट बेटन, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, वो थे माउंट बेटन। ठीक है, थैंक यू गौरी। मेरा 20 में से 25 सही है, केमिस्ट्री लवर ने बता दिए 20 में से 25 सही है। तुम क्यों केमिस्ट्री लवर हो ये हमें समझ में आ गया कि जब किसी के साथ में केमिस्ट्री बनती है तो 20 से 25 ही होते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे दिनों के बाद। ठीक है, हर्ट मी बेटा, हर्ट की स्पेलिंग सही कर लेना, HEART नहीं होता, HURT होता। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे। लेकिन आपको और चीजें बता देता हूं कि हम लोगों के द्वारा केवल जीके जीएस ही नहीं पढ़ाया जा रहा है, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो आप सुबह 7 बजे हमारे साथ में रीजनिंग की क्लास में जुड़ सकते हैं, और 7 बजे के बाद में 12:30 बजे क्लास जो होती है वो आप सभी जानते हैं कि जीके और जीएस की क्लासेस होती है जो मेरे द्वारा ली जा रही है। अब शाम को यादविन सर के द्वारा 8 बजे मैथ्स की क्लासेस में जुड़ सकते हैं जो यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए बनाई गई है। प्लस आप अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो शाम को 9 बजे हमारे साथ में जुड़ सकते हैं हिंदी की क्लासेस में। तो हिंदी की क्लास भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है। अगर आप ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेकिन अगर आप कंसेप्ट समझना चाहते हैं, अगर आप थ्योरी समझना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं हमारे बैच में। यानी हमारे बैच का नाम है चाणक्य बैच, और ये चाणक्य बैच आपको मिलने वाला है बाई एससी एप्लीकेशन पर। ये यूट्यूब पर नहीं है, यूट्यूब पर आपको यहाँ पर चाणक्य सीरीज दी गई है, वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बाय सीरीज है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन अगर आप कंसेप्ट थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, और एप्लीकेशन है बाई एससी ऐप। और बाई एससी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर आप पुराने हैं तो लॉग इन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद में आपको बैचेस दिख जाएंगे। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो चाणक्य बैच में जुड़ सकते हैं, और अगर आप नया बैच चाहते हैं तो चाणक्य 2.0 बैच में जुड़ सकते हैं। कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो उत्तर योद्धा बैच में जुड़ सकते हैं। यहां पर मैंने पुलिस के बारे में बता दिया, लेकिन आप अदर चीजों को पढ़ना चाहते हैं, एसएससी को पढ़ना चाहते हैं, आप ग्रुप डी को पढ़ना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस को पढ़ना चाहते हैं, बिहार के लिए पढ़ना चाहते हैं, तब भी आपको बाई एससी ऐप पर वो सारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। भाई किसी की यहाँ पे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। टाटा स्काई, हाँ जी बिल्कुल टाटा स्काई, बाकी मैंने बता दिया ये बाई एससी एप्लीकेशन है। बाई एससी एप्लीकेशन पर रजिस्टर और लॉगिन के साथ में यहाँ पे आपको पूरी कुछ डिटेल देनी होती हैं, जिसके बाद में आपको ये फ्रंट पेज हमारा दिखाई दे जाएगा, जहां पर हमारा ये चाणक्य बैच है जो मात्र आपको 599 मिल रहा है। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा में चाहते हैं, अगर आप चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सजेशन चाहते हैं, तो आप हमारे साथ में इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वो नंबर है आपका 8266981579, 8266981579। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, करके सारी जानकारी ले सकते हैं हमारे द्वारा। ठीक है, तो जल्दी कीजिएगा। इसी के साथ में क्लास में आज का आखिरी क्वेश्चन हो भी चुका है, और आज के बाद में फिर क्लास ये होगी आपको कल 12:30 बजे में। ठीक है, ठीक है, हो गया, बस हो गया, बस लड़ाई वड़ाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पहले बोला जाता है कि लड़ाई लड़ाई बंद करो, बाकी डॉट 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 वो ही करो। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।